स्वागत है आप सबों का झारखंड स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। ठीक, जिसमें एक नंबर में है क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, कौ में देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खाली जगह वंशों ने खाली जगह वर्षों तक शासन किया। तो पहला खाली जगह डालिएगा आप, वंशों ने 320 वर्षों तक क्या किया भाई, सब शासन किया ना। 5 वंशों ने 320 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। ठीक, उसके बाद देखिए ख नंबर में है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका खाली जगह थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। खाली जगह में क्या डाल लीजिएगा, रजिया सुल्तान। गौ में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय खाली जगह को जाता है। तो किसको जाता है, मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है, मलिक काफूर को। मलिक काफूर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक, घ नंबर में देखिए, घोड़ा दागने की प्रथा खाली जगह ने शुरू किया। तो किसने शुरू किया भाई, घोड़ा दागने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। ठीक, वहां में देखिए आगरा शहर की स्थापना खाली जगह ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने। वो लोदी वंश का एक शासक था, राजा था। सिकंदर लोदी ने किस शहर का स्थापना किया, आगरा शहर का स्थापना किया। ठीक, देखिए दूसरा नंबर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शासकों का उसके वंश के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ क्या दिया है, शासक दिया है, राजा दिया है, और एक तरफ क्या दिया है, राजवंश दिया है। तो बोलता है जो शासक है वो किस किस राजवंश का है उसका मिलान करने बोल रहा है। ठीक, तो बलबन जो था वो किस वंश का था, मुमलुक वंश का या गुलाम वंश का। बलबन किस वंश का था, गुलाम वंश का। ठीक, अलाउद्दीन 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 खिलजी इसका पूरा नाम है। तो अलाउद्दीन किस वंश का होगा, खिलजी वंश का। अलाउद्दीन किस वंश का भाई, खिलजी वंश का होगा। ठीक ना, अलाउद्दीन किस वंश का, खिरज खां। खिरज खां जो है वो किस वंश का था, खिरज खां देखिएगा आप, सैयद वंश में, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिरज खां था। ठीक, तो खिरज खां जो था वो किस वंश का राजा था, सैयद वंश का। ठीक, किस वंश का राजा था, सैयद वंश का। उसके बाद इब्राहिम, इब्राहिम जो था वो लोदी वंश का शासक था, इब्राहिम लोदी। ठीक, इसी को बाबर ने हराकर भारत पर क्या किया था, कब्जा किया था, भारत में रहना शुरू कर दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया, पराजित कर दिया था। ठीक, तो इब्राहिम जो था वो किस वंश का शासक था, तो लोदी राजवंश का क्या था, शासक था। ठीक, उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक पूरा। ठीक, तो मोहम्मद बिन किस वंश का शासक था भाई, किस राजवंश का, तो मोहम्मद बिन बिन जो है तुगलक वंश का क्या था, शासक था। ठीक ना, देखिए तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक, तीसरा नंबर में बोलता है जो प्रश्न है 5 या 6 प्रश्न होगा 3 नंबर पे, उसका जो उत्तर देने बोलता है संक्षेप में, नहीं शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा करने नहीं बोल रहा है। ठीक, तो देखिए कौन नंबर में है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक, इल्तुतमिश जो है किस वंश का शासक था भाई, गुलाम वंश का। इसके पहले जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके पहले का राजा था। उन्होंने जो राजधानी बनाया था वो लाहौर को बनाया था। ठीक, तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। ख नंबर में, तुर्कान ए चहलगानी क्या था, इसका दमन किसने किया, तो तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद था। तुर्कान ए चहलगामी क्या था, चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद था। ठीक, मतलब राजा जो निर्णय लेता था कि राज्य को कैसे चलाया जाए, आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाए, विभिन्न प्रकार के आक्रमणों से कैसे बचा जाए, तो राजा अकेले उस निर्णय को नहीं लेता था, बल्कि एक 40 तुर्क सरदारों का एक परिषद बनाया था, उसके साथ सलाह करके किसी निर्णय को लेता था। उसे क्या कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक, इसमें 40 लोग रहते थे और 40 लोगों के बीच राजा बैठकर किसी निर्णय को लेता था, जिसे किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक, इस 40 तुर्क सरदारों की व्यवस्था को किसने बनाया था भाई, इल्तुतमिश ने बनाया था, और इसका दमन बलबन ने किया था। इल्तुतमिश जो 40 तुर्क सरदारों को बनाया था, इसका दमन किसने किया, बलबन ने किया। बलबन जो है रजिया सुल्तान के बाद एक गुलाम वंश का अच्छा शासक था, कौन, बलबन। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। गौ नंबर में देखिए, रजिया ने शासिका बनने के बाद कौन सा पोशाक धारण किया, तो उत्तर में देखिए रजिया जब शासिका बन गई, क्वेश्चन पूछ रहा है रजिया जब शासिका बन गई तो उन्होंने कौन सा पोशाक धारण किया। उत्तर देखिए रजिया शासिका बनने के बाद महिलाओं के वस्त्र को त्याग दिया। मतलब रजिया जब शासिका बन गई तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं के वस्त्र को त्याग दिया। ठीक, जो महिला वस्त्र पहनती है, साड़ी वगैरह, आपका
सलवार सूट वगैरह, ठीक। तो उसको क्या किया, उन्होंने त्याग दिया तथा पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले पोशाक कुर्ता और कुल्हा को अपनाया, ठीक। पुरुष जो कुर्ता पहनता था उसको पहनने लगा, और कुल्हा एक प्रकार का पगड़ी था उसको पहनने लगा, ठीक। कौन? रजिया। रजिया एक महिला शासिका थी। वो सुल्तान बनने के बाद महिलाओं के वस्त्र को क्या कर दिया, त्याग दिया। उसके बाद क्या किया, पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले कुर्ता को पहनने लगा, और कुल्हा नामक एक पगड़ी होता था उसको पहनने लगा, जो तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। इल्तुतमिश ने ही तुर्क सरदार बनाया, और इल्तुतमिश का बेटी कौन था? रजिया सुल्तान था। जो तुर्क सरदार था इस प्रकार का जो पोशाक पहनती थी रजिया सुल्तान, उसे पसंद नहीं था। अंततः जो है तुर्क सरदार वालों ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे कैथल में डाकुओं के द्वारा मरवा दिया, ठीक। किसको? रजिया सुल्तान को, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। घ नंबर में देखिए, बलबन ने राज दरबार में किस ईरानी प्रथा की शुरुआत की? बलबन जो था वो रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसके पहले भी हालांकि शासक हुए, लेकिन उसका इतिहास में उतना अच्छा से वर्णन नहीं है। किसका? रजिया सुल्तान के बाद जो शासक हुए, ठीक। रजिया सुल्तान के बाद बलबन जो है एक बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली गुलाम वंश में शासक बना, ठीक। बलबन ईरान का रहने वाला था। इन्होंने सजदा तथा पैगोस जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया ना। बलबन कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। और इन्होंने भारत में ईरानी पद्धति, पैगोस और सजदा जो है ईरानी पद्धति था, उसको भारत में लागू किया। देखिए सजदा क्या होता है? सजदा के तहत राजा के सामने सर झुकाना था, ठीक। सजदा में क्या करना होता था? राजा के सामने सर झुकाना होता था ना। और तथा पैगोस के तहत क्या करना होता था? राजा के सर को चुमा जाता था ना। मतलब देखिए इस्लाम धर्म में क्या होता है कि आप ईश्वर यानी खुदा के सामने ही सर झुकाते हैं, और किसी और आदमी के सामने सर झुकाना इस्लाम धर्म में जायज नहीं माना जाता है, ठीक। तो इन्होंने जो बलबन था, इन्होंने बहुत ही क्रूरतापूर्वक लोगों के साथ व्यवहार किया। उन्होंने खुद के सामने लोगों को सर झुकाने के लिए क्या किया? मजबूर किया, तथा पैर को पैर को लोगों से चुमवाया। पैर या सर चुमा जाता है उसको क्या बोला जाता है? पैगोस बोला जाता है, ठीक। पैगोस के तहत सर तथा पैर को क्या किया जाता है? चुमा जाता है, ठीक। तो बलबन ईरान का रहने वाला था। इन्होंने सजदा और पैगोस जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया, ठीक। चलिए 1 नंबर में देखिए, सल्तनत काल में जमीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? उसके नाम लिखिए। देखिए सल्तनत उत्तर देखिए, सल्तनत काल में जमीन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला है इक्ता जमीन। इक्ता जमीन, ठीक। इक्ता जमीन के अंतर्गत क्या होता है? देखिए अधिकारियों को वेतन के बदले जो भूमि दिया जाता है उसे इक्ता जमीन कहते हैं, ठीक। प्राचीन काल में इसे सातवाहन लोगों ने भी इस प्रकार का प्रथा को लागू किया था। मतलब अधिकारियों को वेतन के बदले क्या दे रहा था? भूमि दे रहा था, ठीक। जिसे कौन सा व्यवस्था कहा गया? सामंत व्यवस्था, ठीक। सामंती व्यवस्था कहा गया। जो बच्चे हम इस चीज़ को पीछे बता चुके हैं, पीछे का वीडियो में चैप्टर 2 में। जो बच्चे सीक्वेंस वीडियो देख रहे हैं उसको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। जो नहीं देख रहे हैं वो जाकर पिछला वीडियो देखें, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। इक्ता जमीन था जो, वो क्या था? एक सामंती व्यवस्था जैसा ही था। सामंती जमीन जिस प्रकार होता था उसी प्रकार था। इसमें भी अधिकारियों को क्या दिया जाता था? वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। लेकिन यह जो है सल्तनत काल में शुरू हुआ, और सामंती व्यवस्था को ही यहाँ पर कौन सा व्यवस्था कहा जाने लगा? इक्ता व्यवस्था, जो कि एक अरबी शब्द है, ठीक। इक्ता। उसके बाद दूसरा है खालसा जमीन। खालसा जमीन जो है वो सरकारी भूमि होता था। कैसा भूमि होता था? सरकारी भूमि होता था, जिस पर सुल्तान का सीधा नियंत्रण होता था, ठीक। खालसा भूमि सरकारी भूमि होता था जिस पर सुल्तान का क्या होता था? सीधा नियंत्रण। मतलब सुल्तान मतलब राजा का सीधा नियंत्रण होता था। जिस प्रकार आज आप देख सकते हैं कि खास भूमि, गोचर भूमि कैसा होता है? सरकारी भूमि होता है ना, जिस पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक। तो खालसा जमीन उस समय था, और किसका अधीन में आता था? वो राजा के अधीन में आता था, सरकारी भूमि था, ठीक। और तीसरा भूमि होता था इनाम या मदद ए मास जमीन, ठीक। इसमें क्या होता था? यह एक धार्मिक व्यक्ति या संस्था को दी जाने वाली जमीन थी, है ना। कोई यदि धार्मिक व्यक्ति था बहुत अच्छा, जैसे मुसलमान धर्म में बहुत सारा चिश्ती हुआ, प्रमुख चिश्ती सब, उन लोगों को राजा क्या करता था? अब जमीन दान में दे देता था, ठीक। अकबर ने सिख गुरु को जमीन 500 बीघा जमीन दान में दिया, जहां पर किस चीज का निर्माण किया भाई? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, पोखर का भी निर्माण कराया, अमृत सरोवर, ठीक। तो लोग क्या करते थे? मतलब राजा क्या करता था? जमीन को दान में देता था धार्मिक व्यक्ति को, या तो धार्मिक कार्यक्रम के लिए। तो ऐसी भूमि को कैसा भूमि कहा जाता था? इनाम या मदद मास जमीन, ठीक। 4 में देखिए,
चौ में है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित क्यों किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमण के डर से खुद के बचाव के लिए तथा दक्षिण के राज्य में अधिकार जमाए रखने के लिए, ठीक, जमाए रखने के लिए, साथ ही इस्लाम के प्रसार के लिए 1326 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, जो कि असफल रहा। ठीक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल आक्रमण काफ़ी अधिक हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि हम दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं, देखिए मंगोल आक्रमण चीन के तरफ से हो रहा था, ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट आक्रमण कर देता था, कहाँ पर, दिल्ली के पास, भारत में दिल्ली के पास, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा यदि हम अपना जो है राजधानी दौलताबाद या देवगिरी में बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि दिल्ली से उत्तर भारत से दक्षिण भारत देवगिरी जाने में आपको विंध्याचल पर्वत, जो कि काफ़ी ऊंचा पर्वत है, नर्मदा नदी जो बहुत बड़ा नदी है, ठीक, और साथ ही साथ सतपुड़ा पर्वत, मतलब 2 पर्वत और 1 नदी को पार करना होता है, जो किसी भी राजा के लिए आसान नहीं होगा, ठीक। तो उन्होंने सोचा यदि हम इस पर्वत को पार करके वहां पर रहते हैं तो हम क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे ना, वो लोग आते आते हम यहाँ से आक्रमण कर देंगे, किसी भी राजा को हराया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने सोचा यदि हम दक्षिण तरफ जाएंगे तो उस इलाके में हमारा क्या होगा, दबदबा हो जाएगा, ठीक, दबदबा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने सोचा कि यदि हम उधर जाएंगे तो इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार करेंगे, इस्लाम का भी प्रसार करेंगे। यही सब सोचकर उन्होंने 1326 ईस्वी में क्या किया, अपने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया, जो कि असफल रहा। असफल रहने का कारण था कि उन्होंने गर्मी के दिन में ही अपने लोगों को कहा कि चलो हम दिल्ली से अपना राजधानी कहाँ बनाएंगे, देवगिरी में बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी था, जिसके कारण लोगों ने विंध्याचल पर्वत को पार किया, नर्मदा नदी को पार किया। इस दौरान बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होगी, हालत खराब होगी, बहुत सारे लोग अपने प्राण त्याग दिए। और जब वहाँ पर पहुँचा, देखिए वहाँ जब दिल्ली से निकला तो जनगणना किया गया था कि भाई कितना लोग साथ में जा रहा है, कितना घोड़ा साथ में जा रहा है, ठीक, कितना हाथी साथ में जा रहा है। तो वहाँ पर जब गया तो लोगों की कमी देखा गया, घोड़ा की कमी देखा गया। जब आज मोहम्मद बिन तुगलक अपने सेनापति से पूछा कि और लोग और घोड़ा कहाँ है, तो बोला महाराज इतना ना अधिक गर्मी था और इतना ना अधिक पानी में बाढ़ था, सब बहुत आदमी मर गया। तो देखिए जब किसी काम को आप करते हैं वहाँ पर मौत हो जाता है तो उसको क्या माना जाता है, अशगुन माना जाता है, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, क्या हो गया, अशगुन हो गया। तो फिर पहुंचा ही था वहाँ पर, ना राजधानी बनाया ना कुछ बनाया, फिर लौट कर कहाँ आ गया, दिल्ली आ गया। तो इस दौरान भी बहुत सारा मर गया। तो इन्होंने अपना डिसीजन तुरंत चेंज करते रहता था, मतलब जो रात को सपना देखा उसी को बोलता हाँ होगा, फिर बोलता है नहीं होगा। तो लोग इसे मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सा राजा कहते थे, खुनचुसवा राजा कहते थे, ठीक, मतलब अपना डिसीजन बदलते रहता था, ठीक ना। चलिए बढ़ते आगे। 6 नंबर में तुगलक तुगलक व लोदी, देखिए वालो लिखा गया है। तुगलक व लोदी वंश के शासकों को झारखंड के किस राजवंश ने कड़ी टक्कर दी, ठीक। तुगलक और लोदी वंश के शासकों ने, पूछता है झारखंड के किस राजवंश ने कड़ी टक्कर दी, तो तुगलक व लोदी वंश के शासकों को झारखंड के नागवंशी राजाओं ने क्या दिया, कड़ी टक्कर दिया, ठीक। झारखंड का एक नागवंशी राजा था, नागवंशी राजा, उन्होंने क्या किया, कड़ी टक्कर दिया। चलिए बढ़ते आगे। देखिए 5 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास के पीछे क्या उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया था, उसके पीछे बोलते हैं उसका क्या उद्देश्य था। तो उत्तर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या किया, लागू किया, ठीक। इसके तहत उन्होंने सेना के कैंटीन व्यवस्था को शुरू किया, जिसमें सेना को टैक्स नहीं लगता था। तो क्या है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण के लिए कौन सा प्रणाली को लाया, बाजार प्रणाली को लाया, साथ ही वितरण प्रणाली को लागू किया, ठीक। किस प्रणाली को लागू किया, वितरण प्रणाली को लागू किया। इसके तहत उन्होंने सेना के कैंटीन व्यवस्था को शुरू किया। सेना का कैंटीन व्यवस्था किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें क्या होता था, सेना को टैक्स देना नहीं होता था, सेना सामान खरीदता था, जो दाम था वाजिब दाम वही, जैसे अभी जीएसटी लगता है ना, कोई भी सामान खरीदते हैं तो जीएसटी लगता है, ठीक। तो उस समय जो टैक्स उस समय भी लगता था, हालांकि लेकिन उस समय सेना को क्या होता था, टैक्स देना नहीं होता था, उसके लिए अलग से कैंटीन का व्यवस्था किया गया, ताकि सेना जो है हमेशा राजा के प्रति क्या रहे, उत्तरदायी रहे, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के तहत कई नए पदों का सृजन किया, मतलब बाजार नियंत्रण के लिए कई नए पदों का सृजन किया। पहला पद है दीवाने रियासत,
यह व्यापारियों एवं बाजार पर पूर्णतः नियंत्रण रखता था। बाजार और व्यापारी पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता था? दीवाने रियासत नामक पद में जो व्यक्ति बैठा रहता था उसका। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर में सहना मंडी। सहना मंडी क्या होता था? यह बाजार का अधीक्षक होता था, जहां से व्यापारी को इनके दफ्तर में अपने को पंजीकृत करना पड़ता था। ठीक, देखिए सहना मंडी क्या होता था? एक प्रकार का अधीक्षक होता था, जहां व्यापारियों को इनके दफ्तर में क्या करना होता था? पंजीकृत करना पड़ता था। आज के समय में देखा जाए तो लाइसेंस लेना ही उस समय क्या कहलाता था? सहना मंडी। मतलब आप क्या करते हैं, किसी दुकान वगैरह खोलते, व्यापारी करते हैं, बहुत बड़ा ठेकेदारी करते हैं, तो लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक, तो आदमी व्यापारी सब उसके दफ्तर में जाकर पंजीकृत करता था, यानी लाइसेंस लेता था। ठीक, सहना मंडी क्या था? एक बाजार अधीक्षक होता था, जहां सभी व्यापारी को इनके दफ्तर में अपने को पंजीकृत करना पड़ता था। ठीक, जो व्यापारी पंजीकृत नहीं करता था उसे क्या होता था? व्यापार उसे करने नहीं दिया जाता था। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट में है वरीद। वरीद नामक एक क्या होता था? पद बनाया गया था। ठीक, यह प्रत्येक बाजार का निरीक्षण करता था। मतलब जैसे आप देखेंगे बीएलडब्ल्यू जो है प्रत्येक स्कूल का क्या करता है? निरीक्षण करता है ना, कि वहाँ स्कूल का व्यवस्था किस प्रकार से है, और बहुत सारी चीज़ों को देखता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। तो बरीद नामक एक पद था, वो क्या करता था? निरीक्षण का काम करता था, प्रत्येक जगह जाकर निरीक्षण करता था एवं व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले बेईमानी को रोकता था। ठीक, व्यापारी जो बेईमानी करता था उसको रोकता था। तो कौन? बरीद। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को क्या था? राहत पहुंचाना था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था भाई? आम लोगों का, मतलब जन कल्याण का हित में था ना, जन कल्याण का, राहत पहुंचाना था। आम लोगों को क्या करना था? राहत पहुंचाना था। ठीक, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कौन कौन से नए कार्य किए? इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था, यानी इल्तुतमिश जब राजा था, तो उन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन सा नया कार्य किया, मतलब नया नया कार्य किया। देखिए इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित नए कार्य किए। पहला में है इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। ठीक, लाहौर पहले राजधानी था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ रखा था? लाहौर को रखा था। जबकि इल्तुतमिश आया तो उन्होंने कहाँ बनाया राजधानी? दिल्ली को बनाया। ठीक, दूसरा पॉइंट में देखिए इल्तुतमिश ने चांदी का टाका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ किया। ठीक, इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का प्रारंभ किया भाई? चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। ठीक, गुंबद क्या होता है भाई? देखिए एक मिनट, गुंबद क्या होता है भाई? किसी भवन के ऊपर इस प्रकार से गोल जैसा बनाना क्या होता है? गुंबद होता है। मान लीजिए कि ये भवन है। ठीक, और इसके ऊपर क्या बना दिया? इस प्रकार से गोल जैसा बना दिया। ठीक, नहीं होता जैसे आप मस्जिद वगैरह में देखिएगा गोल गोल, उसके ऊपर फिर इस तरह का झंडा उंडा टांग दिया जाता है ना। तो इस प्रकार का जो गोल जैसा बना दिया जाता है वो क्या कहलाता है? गुंबद कहलाता है। ठीक, और मकबरा क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर दफनाया गया किसी व्यक्ति को, और इसके ऊपर एक विशाल भवन का निर्माण कर दिया जाता है, विशाल भवन का निर्माण कर दिया जाता है, वो क्या होता है? मकबरा होता है। ठीक, जैसे मकबरा किसी कोई खास व्यक्ति मरा तभी उसके ऊपर मकबरा का निर्माण करा जाता है। इन एरू गेरू कोई भी मरा तो उसको भाई दफनाया गया, उसके ऊपर मकबरा बनाया नहीं। जैसे कि मुमताज मरा था। ठीक, तो मुमताज के ऊपर एक बहुत बड़ा क्या बनाया गया? मकबरा बनाया गया, जो आज किस किस चीज़ के नाम से जाना जाता है भाई? ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जो मकबरा निर्माण का पद्धति था उसे किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। और गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने, चौथा पॉइंट देखिए, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया। ठीक, आपको पहले बता दिए इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का क्या बनाया था? सलाहकार परिषद बनाया था। ठीक ना। 5वां नंबर में देखिए इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। ठीक, सल्तनत काल में वेतन के बदले भूमि देना का प्रथा किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था, जिसे कैसी व्यवस्था कहा जाता है? इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। ठीक, और इस इक्ता व्यवस्था को किसने खत्म किया? अलाउद्दीन खिलजी ने इस इक्ता व्यवस्था को खत्म कर दिया। ठीक, छठा पॉइंट में देखिए इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाया। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि न्याय नहीं मिलता है तो वो लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद में आ जाए, राजा उसको क्या देगा? न्याय देगा। ठीक ना। चलिए इस प्रकार से आपका खत्म हो जाता है, बढ़ते आगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में है, सल्तनत काल में न्याय के लिए क्या व्यवस्था थी। बोलता है जो सल्तनत काल था उसमें न्याय की क्या व्यवस्था थी। ठीक, तो इसका उत्तर देखिए, सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सुल्तान होता था। ठीक, मतलब न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सुल्तान, यानी राजा होता था। किसी भी निर्णय को लेना होता था तो कौन लेता था? राजा लेता था। राजा के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता था। और राजा की सहायता कौन करता था? दीवान एक काजा होता था। ठीक, दीवान एक काजा नामक जो अधिकारी होता था वो क्या करता था? राजा की सहायता करता था। ठीक, अभी के समय में देखा जाए तो किस किस पद में भाई? मुख्य न्यायाधीश के पद में। ठीक, दीवान एक काजा किस पद में? मुख्य न्यायाधीश के पद में ना, मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक, आया बात समझ में? राजा का सहायता कौन करता था? दीवान एक काजा। और दूसरा पॉइंट में देखिए, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर सुनवाई के लिए सरकारी जो मतलब राजा बहुत सारे लोगों को क्या करता था? अपने यहाँ काम करवाता था। ठीक, जो काम करता था राजा के यहाँ डायरेक्ट, वो क्या होता था? सरकारी पदों पर नियुक्त होता था। ठीक, और उस पर यदि वो किसी प्रकार का गलत काम कर दिया सरकारी कर्मचारी, और उसका यदि शिकायत जाता था राजा के पास, तो उसकी सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश दीवान ए मजालिम नामक न्यायालय पर बैठता था। ठीक, उसके लिए जो मुख्य न्यायाधीश यानी दीवान ए काजा जो था वो दीवान ए मजालिम नामक न्यायालय पर बैठता था, तथा इसका सहायता कौन करता था? काजी, मुख्य काजी करता था। ठीक, मुख्य काजी माने वही जज वगैरह, मुख्य काजी करता था। दीवान ए काजा का सहायता कौन करता था? मुख्य काजी। ठीक, करता था। ठीक ना, चलिए तीसरा पॉइंट में देखिए, साधारण रूप से दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों का निर्णय काजी ए मुमालिक या मुख्य काजी करता था। साधारण रूप से दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों का निर्णय कौन लेता था? काजी ए मुमालिक या मुख्य काजी करता था। ठीक, देखिए साधारण दीवानी क्या होता है? जहाँ पर मतलब छोटा मोटा, जैसे गाली गलौज कोई दे दिया तो उसका शिकायत लेकर गए, कोई आपको एक थप्पड़ मार दिया तो उसका शिकायत लेकर गए। जमीन से संबंधित विवाद जो है वो किस में आता है? दीवानी कानून में आता है, दीवानी मुकदमों पर आता है। ठीक, और फौजदारी मुकदमे में क्या होता है? यदि आप किसी का हाथ काट दिए, किसी का पैर काट के उड़ा दिए, किसी का मर्डर कर दिए, किसी को मार कर माथा फोड़ दिए, एकदम पूरा एकदम गजब टाइप का उसका भीतर का सेरिब्रम निकाल दिए मार के माथा का, तो इस प्रकार का जो मुकदमा होता था वो फौजदारी मुकदमा कहलाता था। ठीक, तो दीवानी और फौजदारी मुकदमा का निर्णय कौन करता था? काजी ए मुमालिक करता था। ठीक, या तो फिर मुख्य काजी करता था। ठीक ना, सल्तनत कालीन दंड विधान काफी कठोर था। सल्तनत काल में जो दंड दिया जाता था वो काफी कठोर दंड होता था। ठीक, इस काल में अधिकतर लोगों को क्या कर दिया जाता? फांसी दे दिया जाता था, या तो दोषी पाने पर उसका अंग विच्छेद कर दिया जाता था। अंग विच्छेद का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपको दोषी पाया गया, तो आपका कान काट लिया, आपका नाक काट लिया, आपका हाथ काट के आपको लुला कर दिया। ठीक ना, तो अंग विच्छेद कर दिया जाता था। कब? सल्तनत काल में। और मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था यदि आप दोषी पाए गए तो। ठीक, इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया, और साथ ही साथ आपका चैप्टर 3 भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।